हेलो एवरीवन, आज मैं आपको गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध का डेरिवेशन करना सिखाने वाला हूं, जिसे हम दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोल देते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का मतलब होता है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तल दर्पण। तो देखो गोलीय दर्पण हमारे पास दो टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखो ये जो दर्पण सूत्र का डेरिवेशन है, ये हम अवतल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं और उत्तल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेंगे। और अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्रुव। क्या बोल देते हैं, ध्रुव बोल देते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोल देते हैं। और ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा, ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा को हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कह देते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कह देते हैं। अब देखो हमें पता है कि ये जो अवतल दर्पण है ये गोले का टुकड़ा है, तो इसका मतलब इस अवतल दर्पण का भी एक केंद्र होगा। तो इस अवतल दर्पण के केंद्र को हम लोग बोल देते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम लोग किससे लिख देते हैं, सी से लिख देते हैं। और हमें पता है कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग बोल देते हैं फोकस बिंदु। क्या बोल देते हैं हम लोग, फोकस बिंदु। मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बिंदु। और ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी। अब देखो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब का रेखा चित्र बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक वस्तु बना लेते हैं और उस वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की रचना करेंगे। तो मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, ओ डैश। क्या रखी है, ओ डैश। अगर हमें इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम दो प्रकाश की किरणों की जरूरत पड़ेगी, जो हम इस ओ डैश वस्तु के सिरे से दर्पण पर डालेंगे। तो देखो हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहली प्रकाश की किरण डाल देते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो हमें पता है कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। कहां से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग कहां से डालेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण डाल देंगे हम लोग वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, हमें पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब प्रकाश की परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखो प्रकाश की दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग आई डैश। और फिर बाद में इस आई डैश से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालेंगे, और यही मुख्य अक्ष पर लंब क्या कहलाएगा, इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब। और इस ओ डैश के प्रतिबिंब का नाम भी हम लोग दे देंगे आई डैश। क्या नाम दे देंगे, आई डैश। अब फिर बाद में हमें क्या करना होता है, हमें इस रेखा चित्र को हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखना भी होता है। तो देखो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सब का नाम दे देते हैं। देखो जैसे हमने दर्पण का नाम ले लिया M1 M2, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने A, और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने B, और इस परावर्तित किरण का नाम हमने दे दिया यहाँ से T। बात समझ या नहीं? अब देखो लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे जो देखो हमने किया है वही हमें लिखना है। किया क्या है हमने सबसे पहली बात मानी है कि एक अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता त्रिज्या C है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ओ डैश स्थित है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु पर एक वस्तु ओ डैश स्थित है। ओ डैश के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर
बिंदु दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है और टकराने के पश्चात वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। फिर लिखेंगे दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है और वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश बिंदु पर काटती हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश बिंदु पर काटती हैं और आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। बात समझिए नहीं यही। फिर बाद में देखो हमें क्या करना है, हमें सारी दूरियों को नीचे चिन्ह परिपाटी के साथ लिख देना है। तो देखो हमें पता है P से लेकर O तक की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी। P से लेकर I तक की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी। P से लेकर F तक की दूरी क्या होगी? P से लेकर F तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। अब देखो हमें सारी दूरियों को लिखना है चिन्ह परिपाटी के साथ। और चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? चिन्ह परिपाटी कहती है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक लेते हैं हम लोग और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी हम सारी दूरियां नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। देखो ये भी एक चिन्ह परिपाटी ही होती है, कहता है कि जहां सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। तो देखो ध्रुव से अगर फोकस के बीच की दूरी नापी जाएगी तो यहां से इस दिशा में नापी जाएगी, मतलब इस दूरी की नापने की दिशा इस तरफ होगी। प्रतिबिंब की दूरी नापने की दिशा भी इस तरफ होगी और वस्तु के नापने की दिशा भी किस तरफ होगी? इस तरफ ही होगी। और आपतित किरण की दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। तो मतलब सारी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी। तो इसका मतलब सारी दूरियां कैसे लेंगे हम लोग? ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्या लिख देंगे हम लोग? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे सबसे पहले हम लोग वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। अब देखो वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी P से लेकर O तक की दूरी है, तो लिख देंगे इसको हम लोग PO। और PO को हम लोग कैसे लिखते हैं? वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं U से, और U आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, तो इसको कैसा ले लेंगे हम लोग? माइनस का ले लेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिख देंगे हम लोग? प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? P से लेकर I तक की दूरी है, तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? PI। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं और V भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, तो इसको भी कैसा ले लेंगे हम लोग? माइनस का। फिर हम लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या लिख देंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखो क्या है? P से लेकर C तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो PC बराबर क्या आ जाएगा? R। और R भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, तो ले लेंगे इसको भी हम लोग माइनस का। और R के बीच में रिलेशन भी होता है। R और F के बीच में क्या रिलेशन होता है कि R F का दोगुना होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो R को हम लिख सकते हैं 2F, वो भी माइनस का, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है। फिर बाद में हम लोग लिख देंगे फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी देखो क्या है? P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग PF। ठीक है, और PF क्या होगा? F होगा। और F भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, तो इसको ले लेंगे हम लोग माइनस का। फिर बाद में हमें गणना करना स्टार्ट करना है। अब देखो गणना में हमें किसके किसके बीच में रिलेशन दिखाना है? U, V तथा F के बीच में रिलेशन दिखाना है। U, V तथा फोकस दूरी को F से लिखते हैं, तो F के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो हमें पता करना है कि U क्या है? U है P से लेकर O तक की दूरी। F क्या है? P से लेकर F तक की दूरी। और V क्या है? P से लेकर I तक की दूरी। मतलब इन दोनों दूरियों के बीच में रिलेशन हमें दिखाना है। मतलब जो भी हम काम करेंगे इन दूरियों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गणना। अब देखो गणना में करना स्टार्ट कहाँ से करना है? हम लोग देखेंगे इस चित्र में हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज देखो दिख रहा है O डैश C। एक त्रिभुज दिख रहा है O डैश C। और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है I डैश C। I डैश C दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो वस्तु भी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा। प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो देखो त्रिभुज O डैश C में और I डैश C में एक कोण बराबर है। दूसरा कोण देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं।
और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच के दो कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे त्रिभुज हैं जिनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो जिन त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम वो लोग बोल सकते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ओ डैश सी तथा लिख देंगे यहाँ पे चूंकि ओ डैश सी तथा आई डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब देखो ओ डैश सी और सी आई डैश से कोई लेना देना नहीं है तो इस भुजा को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हमें देखो ओ डैश और आई डैश में रिलेशन आगे मिलेगा और ओ सी और आई सी में आगे रिलेशन मिलेगा, तो हम लोग इन दोनों भुजाओं को लेंगे। तो देखो ओ डैश और आई डैश दोनों एक दूसरे के संगत हैं, तो इसका मतलब ओ डैश का अनुपात आएगा आई डैश के साथ, बराबर है वो किसके, ओ सी और आई सी के बराबर, मतलब ओ सी का अनुपात आई सी के बराबर। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में देखो लिखेंगे इसी प्रकार, हमें दो त्रिभुज और भी मिलेंगे। देखो इसी प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पे इसी प्रकार। अब देखो इसी प्रकार हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ए से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। बिंदु ए से इस मुख्य अक्ष पर हम एक लंब डाल देंगे। अब देखो ये लंब हमने अपने मन से बनाया है तो हम इसको डॉटेड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉटेड एक लंब डाल दिया। अब इस लंब का नाम भी हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है क्यू, ठीक है। अब देखो हमें दो त्रिभुज फिर से दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ए क्यू एफ, या फिर इसका नाम और भी दे सकते हैं ए एफ क्यू। एक त्रिभुज दिख रहा है ए एफ क्यू, दूसरा त्रिभुज देखो दिख रहा है आई डैश एफ। देखो एक त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज ए एफ क्यू तथा त्रिभुज आई डैश एफ। देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं ए एफ क्यू आई डैश एफ, दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें। अब देखो ये लंब है, आई डैश वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी लंब है, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री, और ये अभी हमने लंब डाला है तो इसका मतलब ये भी कोण 90 डिग्री। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और जिन दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं उनका तीसरा कोण पक्का बराबर होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हमें देखो प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिजल्ट लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए एफ क्यू तथा त्रिभुज आई डैश एफ समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो इसका मतलब इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब देखो कौन सी संगत भुजा लेंगे हम लोग, एक ले लेंगे ए क्यू का अनुपात आई डैश के साथ और एक क्यू एफ का अनुपात एफ आई के साथ। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे ए क्यू का अनुपात आई डैश के साथ बराबर आएगा क्यू एफ का अनुपात या एफ क्यू का अनुपात किसके साथ, आई एफ के साथ। तो लिख देंगे यहाँ से आई एफ। अब देखो हमें पता है कि ये जो प्रकाश की किरण है जो हमने किसके समांतर डाली थी, मुख्य अक्ष के समांतर डाली थी, मतलब ए ओ डैश और पी ओ डैश पी ओ दोनों आपस में समांतर है, तो इनके बीच की सारी दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब ए क्यू बराबर होगा ओ डैश सी के। तो लिखोगे यहां पे परंतु जो ए क्यू है वो किसके बराबर है, ओ डैश के। देखो समांतर भुजाओं के बीच की सारी दूरियां बराबर होती हैं, तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो हमने लिख दिया ए क्यू बराबर है ओ डैश सी के। तो लिखोगे यहाँ पे इसलिए ए क्यू की जगह पर क्या लिख दोगे, ओ डैश बटे में आई डैश बराबर एफ क्यू बटे में आई एफ। अब देखो यहाँ से हमें इस एफ क्यू की भी जरूरत नहीं है। एफ क्यू कौन सी रेखा है, ये वाली, हमें दूरी ध्रुव से लेनी है सारी। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन मान लेंगे कि ये जो बिंदु ए है ये पी के बहुत निकट है, बहुत पास है। तो इसका मतलब ये जो ए क्यू होगा ये लगभग जो ये क्यू एफ होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग माना
ए, या फिर ऐसे लिख लेंगे माना बिंदु ए, क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए ध्रुव पी के बहुत निकट है, निकट है। अगर ये बहुत निकट है तो लिखोगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एफ क्यू रेखा होगी, जो एफ क्यू, ठीक है, एफ क्यू रेखा होगी वो लगभग किसके बराबर होगी, पी एफ के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हम लोग देखो ओ डैश बटे में आई डैश किसके बराबर लिख देंगे हम लोग, एफ क्यू की जगह पर लिख देंगे पी एफ। तो लिख देंगे पी एफ बटे में आई एफ। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ओ डैश बटे में आई डैश किसके बराबर है, ओ सी बटे में आई सी के। और इक्वेशन नंबर सेकंड में ओ डैश बटे में आई डैश किसके बराबर है, पी एफ बटे में एफ सी के। कह रहा है कि ये इसके भी बराबर है, यही इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ से समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी बटे में आई सी बराबर है पी एफ बटे में आई एफ के। ठीक है, अब देखो इनको थोड़ा सा हम यहाँ से और सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ओ सी, अब देखो ओ सी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ओ सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ओ सी। और ये देखो है पी एफ। अगर हम पी ओ, कौन सी दूरी है, पी ओ। अगर हमें पी ओ से ओ सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी ओ से पी सी तक की दूरी घटा देंगे। पी ओ से अगर हम पी सी तक की दूरी हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओ सी। तो ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी को हम लोग लिख देंगे पी ओ माइनस पी सी बटे में, ये देखो आई सी लिखा है। आई सी क्या है, आई से लेकर सी तक की दूरी ये। अब देखो पी सी में से अगर हमें देखो दूरी क्या मिल रही है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि इसी में रिलेशन देखना है हमें, तो लिखेंगे पी सी। अब देखो पी सी में से अगर हमें आई सी दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, पी सी में से पी आई वाली दूरी हटा देंगे तो बचेगा क्या, आई सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी आई। ठीक है, पी सी माइनस पी आई। देखो अगर हम पी सी से मतलब वक्रता त्रिज्या से ये वाली प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम हटा दें तो ये दूरी बचेगी ये वाली, इसका नाम क्या होगा, आई सी। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है, पी एफ। अब देखो पी एफ तो फोकस दूरी है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे पी एफ की जगह पर पी एफ ही लिख देंगे, फिर बटे में। आगे देखो आगे क्या लिखा है, आई एफ। आई एफ देखो क्या है, आई एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब देखो इसकी भी जरूरत नहीं हमें यू वी एफ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू वी एफ देखो वी बन रहा है पी आई प्रतिबिंब की दूरी। अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी से ये आई एफ वाली दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी से ये पी एफ हटा देंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी से अगर पी एफ हटा देंगे तो ये वाली दूरी बचेगी और इसी का नाम क्या होगा, आई एफ। तो हम लोग आई एफ को क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ। क्या लिख देंगे हम लोग, पी आई माइनस पी एफ। ठीक है, अब सारी वैल्यू को देखो, पी ओ की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, पी सी की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है, पी आई की वैल्यू भी हमें पता है, पी आई की वैल्यू भी हमें पता है, पी एफ की वैल्यू भी हमें पता है। सारी वैल्यूओं को हम लोग चिन्ह के साथ रख देंगे। तो लिखेंगे चिन्ह के साथ मान रखने पर, क्या लिखेंगे, चिन्ह के साथ मान रखने पर। चिन्ह के साथ अगर मान रखेंगे, देखो पी ओ की वैल्यू क्या है, माइनस का यू, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का यू, माइनस पी सी क्या है, देखो माइनस का 2r है तो लिख देंगे माइनस का 2f है तो लिख देंगे माइनस का 2f। फिर बाद में देखो पी सी फिर से देखो पी सी क्या है, माइनस का 2f तो लिख देंगे माइनस का 2f। और फिर बाद में लगाएंगे ये वाला माइनस। और फिर पी आई क्या है, देखो पी आई देखो है माइनस का यू, तो माइनस का v, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का v। फिर बराबर पी एफ क्या है, पी एफ है माइनस का f, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे माइनस का f बटे में। अब फिर बाद में देखो पी आई क्या है, पी आई माइनस का v है तो लिखेंगे माइनस का v। फिर माइनस ये वाला पी एफ की वैल्यू है माइनस का f, तो हम लोग लिख देंगे माइनस का f। देखो पी एफ माइनस का f। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ से, तो देखो माइनस का u माइनस माइनस प्लस का 2f, ठीक है, फिर बटे में देखो माइनस का 2f, फिर माइनस माइनस प्लस का
v, फिर बराबर माइनस का f ऐसे ही लिखा, फिर देखो ये वाला माइनस का v, माइनस माइनस प्लस का f। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इधर बटे में इसके गुणे में चला जाएगा, ये इधर बटे में इसके गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का 2f के गुणे में आ जाएगा माइनस का v प्लस का f। फिर बराबर देखो ये वाला इसके गुणे में चला जाएगा, मतलब माइनस का f के गुणे में हो जाएगा 2f प्लस v। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको उठाना है, इस दोनों से गुणा कराना है, इसको भी उठाना है, इन दोनों से गुणा कराना है। तो देखो माइनस का u उठाया, माइनस का v से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और u का v से गुणा होके क्या हो जाएगा u v। फिर देखो माइनस के u का गुणा कराएंगे प्लस के f से, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, u का v f से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा u f। ठीक, फिर देखो आगे, अब माइनस के u का गुणा दोनों से करा दिया, फिर उठाएंगे प्लस का 2f, दोनों से गुणा कराएंगे। देखो प्लस के 2f का गुणा अगर हम माइनस के v से कराएंगे तो प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2f का गुणा v से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2f v। फिर बाद में देखो 2f का गुणा प्लस के f से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर। फिर देखो बराबर यहाँ से माइनस के f का गुणा इससे कराएंगे तो माइनस का f का गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 2f था तो यहाँ माइनस का 2f लिखो, सॉरी ये गलती हो गई थोड़ी सी, माइनस का 2f, माइनस का 2f। देखो माइनस के f का गुणा माइनस के 2f से कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और f का गुणा 2f से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। फिर बाद में माइनस का गुणा प्लस है माइनस, और f का v से गुणा हो जाएगा तो f v। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2f स्क्वायर लिखा है, इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर लिखा है, ये प्लस का 2f स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं यहाँ से। अब देखो बचा क्या हमारे पास, अब देखो एफ वी यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे 2fv है, fv को उस साइड लेके चले जाओ, ये प्लस का 2fv उधर जाके, सॉरी ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो यहाँ देखो बचेगा क्या uv। ठीक है, फिर प्लस uf, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस uf, फिर बराबर ये वाला माइनस का fv, और ये प्लस सॉरी माइनस का 2fv उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 2fv। अब देखो u v माइनस यू एफ बराबर माइनस के एफ वी में जब प्लस का 2fv घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का fv, और फिर बाद में हमें क्या करना है यू वी एफ से भाग करा देना है। तो यहाँ पे एक लाइन आप लोग ऐड कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखने वाला, तो आप लोग क्या करोगे लिखोगे यू वी एफ से भाग कराने पर, क्या या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कराने पर। अब देखो भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा यू वी के बटे में भी आएगा यू वी एफ, ठीक है, फिर माइनस यू वी एफ, फिर माइनस यू एफ के भी बटे में कितना आ जाएगा यू वी एफ बराबर, और एफ वी के बटे में भी क्या आ जाएगा यू वी एफ। अब देखो जो ऊपर नीचे से कट रहा है वो काट देंगे, देखो यू वी से यू वी कट रहा है, एफ यू से यू एफ कट रहा है, एफ वी से एफ और v कट रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ से देखो एक बटे में f। अब देखो ये माइनस का एक बटे में v बचेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का एक बटे v डायरेक्ट हम उस साइड भेज रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देखो एक बटे में u, और ये माइनस का एक बटे में v इधर आके प्लस का एक बटे में v। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा एक बटे में f बराबर एक बटे में f बराबर एक बटे में u प्लस एक बटे में v। यही क्या होता है दर्पण सूत्र। आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।